अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी महाविपत्ति की, कोरोना वायरस के हुए संक्रमण की। इस वक्त पूरे देश में कोरोना की जबरदस्त पीक आई हुई है और कोरोना की यह दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा अधिक घातक, पहले से कहीं अधिक जानलेवा और पहले से कहीं अधिक तेजी से फैल रही है। यह संक्रमण पहले के मुकाबले कई गुना रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस बार वायरस का संक्रमण पहले के मुकाबले काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों के भीतर भारत में मिलने वाले एक नए केसेस की संख्या 81,000 प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। ऐसा तब हुआ था सितंबर के भीतर। सितंबर महीने में पिछले वर्ष इतने केसेस मिले थे जो अब हमको अप्रैल के पहले सप्ताह में मिल रहे हैं। यह बात बहुत चिंतित करने वाली है, यह बात बहुत बेचैन करती है और यह बताती है कि किस कदर इस वायरस का संक्रमण तेजी से विस्तार रूप धारण कर रहा है। अब इसमें आईसीयू केसेस कितने हैं, इन हॉस्पिटल केसेस कितने हैं और होम आइसोलेशन कितने हैं, इसका कोई ब्यौरा और कोई आंकड़ा भारत सरकार या राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है या फिर सार्वजनिक नहीं किया गया है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और सबसे ज्यादा चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लिए है और वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित शहर हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आज लगभग 1,000 केसेस, 1,000 केस अकेले लखनऊ में मिले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मिलने वाले कोरोना के नए केसेस में 36% अकेले लखनऊ से हैं। वो भी तब जब टेस्ट सीमित मात्रा में हो रहे हों, तब 1,000 केसेस प्रतिदिन निकल रहे हैं। हॉस्पिटल में तांता लगा हुआ है। मरीजों को भर्ती करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम सोर्स सिफारिश की जरूरत पड़ रही है। समय रहते सरकारों ने अगर उचित प्रयास किए होते और कोरोना की आती हुई दूसरी लहर से सीख ली होती तो शायद आज ऐसे हालात नहीं होते जो हो रहे हैं और आज भी लगातार ढिलाई बरती जा रही है। आपको क्या लगता है सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद कर देने से आप इस संक्रमण को रोक पाएंगे? दुनिया को पता था कि यूरोप में दूसरी पीक आ चुकी है। पिछले 1.5 महीने से यूरोप में फिर से तबाही है। आपको पता था और तथ्य भी बताते हैं, पिछला अनुभव भी बताता है कि यूरोप के 1.5 महीने के बाद भारत में इस प्रकार की स्थितियां पहले भी आई थी, फिर आई है। आपने ना तब सीखा था, आपने ना अब सीखा है। कोविड केसेस बढ़ने की रफ्तार 6.8% से ज्यादा है इस बार। जब कोविड का पहला अटैक हुआ था तब यह 5% के आसपास था। दुनिया में कोविड प्रभावित सिर्फ 4 रीजन हैं, 4 क्षेत्र हैं। अमेरिका और उनका साउथ अमेरिका का इलाका, पूरा यूरोप और भारत, ये 4 सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं दुनिया भर में। दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जहां 1 करोड़ से ज्यादा केसेस मिले हैं। भारत उनमें तीसरी पोजीशन पे है और जिस रफ्तार से हमारे यहां केसेस बढ़ रहे हैं, हम किसी भी दिन दूसरे नंबर का देश बनेंगे, ब्राजील से आगे हो जाएंगे हम। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लापरवाही सरकार के स्तर पर प्रचंड है, समाज के स्तर पर भी प्रचंड है। बेपरवाहियों का आलम यह है कि होली किस प्रकार से मनाई गई, भारत में चुनाव महोत्सव की तरह मनाए जा रहे हैं। जिम्मेदार लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस बात की, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है कि वो देश के नागरिकों की रक्षा करेंगे, वो बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित कर रहे हैं। लोगों की जान खतरे में है, हम और आप खतरे में हैं। जिन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना से डराया जा रहा है, कृपया वो चैनल छोड़कर चले जाएं या टीवी बंद कर दें। मैं उनके लिए डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं मौजूदा पीढ़ी और आने वाली नस्लों के लिए यह डिबेट कर रहा हूं, ताकि आप तक वो जागरूकता पहुंचे, आप वो जाने कि इस वायरस ने किस प्रकार से पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है।
लगातार बढ़ती लापरवाही, लोगों को आदी ना होना मास्क लगाने का, और सरकारों का चुपचाप खामोशी से बैठना। जो पहले बार की तैयारी थी, क्या इस बार आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। भारत में 97,000, मुझे आज भी वो डेट याद है 16 सितंबर की, 97,000 केसेस पर डे में रिकॉर्ड बना था भारत का। आज 81,000 है, और जिस रफ्तार में हम बढ़ रहे हैं, अगले 4 से 5 दिन के भीतर हम 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाएंगे, क्योंकि यह संक्रमण पहले के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। पहले अगर एक व्यक्ति 24 को प्रभावित कर सकता था, तो इस बार एक व्यक्ति 40 को प्रभावित करने की कैपेसिटी रखता है। ना तो हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, ना हमारे यहां टेस्ट ठीक से हो रहा है, ना हम आइसोलेशन ठीक से कर रहे हैं, ना ट्रीटमेंट की हालत सबको पता है, और टीका बहुत सीमित मात्रा में लग रहा है। अभी जाके 1 अप्रैल को 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लिए अलाउ हुआ है। लेकिन टीका लगने के बाद भी आपके बचे रहने की गारंटी नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति, जिनको कोरोना के दोनों टीके लग चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना के चलते। टीका लगे होने के बावजूद लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर और एक निजी अस्पताल के डायरेक्टर को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ है। तो वैक्सीन बचने की गारंटी नहीं है, लेकिन मास्क बचने की गारंटी है। मास्क लगाइए। जान है तो जहान है भाई साहब। आप ये बात जब समझ लेंगे, आप बेहतरी करेंगे। जिन्हें मास्क से परहेज है, यकीन मानिए कि जिस दिन आपको कोरोना होगा, ईश्वर न करे कि आपको हो, उस दिन देखिएगा कि आपकी मदद के लिए कौन लोग खड़े होते हैं। लखनऊ में एक मरीज को भर्ती कराने के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर को 6 बार फोन करना पड़ा। 48 घंटे लगे उनको अपने मरीज को भर्ती कराने में। मंत्री का यह हालत है उनके जानने वालों की, तो आप किस खेत की मूली? आपको कौन पूछता है? आपका तो फोन भी नहीं कोई उठाएगा। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ, बचना जिम्मेदारी आपकी। 3,000 केसेज लगभग आज पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं, जब हम जांच सीमित मात्रा में कर रहे हैं। कल्पना करिए कि अगर जांच हमने खोल दी और आरटीपीसीआर हमने 100% करना शुरू कर दिया, ये केसेस कहां से कहां पहुंचेंगे? कोई कंटेनमेंट नहीं जोन बन रहे हैं, कहीं कोई ट्रेसिंग नहीं हो रही है, कहीं कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कहीं किसी को टोकने वाला नहीं है। सरकारों ने तो ऐसा लगा भूल ही गई कि कोरोना नाम की कोई बीमारी भी है, जिसको लेकर पूरे देश में आपने पिछले साल पैनिक किया हुआ था। आज जब वो बीमारी दोबारा से पूरी ताकत से ज्यादा क्षमता के साथ हमला कर रही है, तब आप शांत बैठे हुए। तब आपको लगता नहीं अभी तो कुछ हुआ नहीं। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जो लोग भी लखनऊ के रहने वाले, मैं उनसे कहता हूं कि जाइए और भैंसा कुंड में जाके देखिए, जो सौदागृह है, इलेक्ट्रिक सौदागृह, देखिए वहां एम्बुलेंस की लाइनें लगी हुई हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, बरेली, ये सब बेहद प्रभावित इलाके हैं। और तैयारियों के नाम पर हम सिर्फ आंकड़ेबाजी कर रहे हैं या प्रश्न नोट जारी करते हैं। तैयारियों के नाम पर न तो वार्ड है, और चिकित्सक भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी सरकारी तमाशों के चलते थक चुका है। टीम 11 की बैठक रोज होती है, पर इस बात की कभी समीक्षा नहीं होती है कि हम टीका लगाने की व्यवस्था को बढ़ाएं कैसे, आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाएं कैसे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट के लिए कैसे इंकरेज करें। हमें उसकी चिंता नहीं है। फ्रांस में लॉकडाउन लग चुका है, जर्मनी में पार्शियल लॉकडाउन है। अमेरिका इकलौता ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो 34 लाख टीका पर डे अपने नागरिकों को लगा रहा है। कितने? 34 लाख। इकलौता मुल्क है दुनिया का जो सबसे तेज वैक्सीनेशन कर रहा है। लेकिन हमारे यहां विदेशों में भेजी जा रही है दोस्ती में। क्यों भाई? यहां खोल दो, लगा लें लोग टीका, कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो कॉन्फिडेंस मजबूत होगा लोगों का। पर यहां हम तैयारियों के मामले में पिछड़े हुए हैं। अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स में हम सिर्फ गाल बजाते हैं,
सरकारें बताती हैं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, पर ग्राउंड के हालात बेहद खराब हैं। आप कहीं भी निकलें यही हालात पाएंगे। लोग कहते हैं लॉकडाउन मत लगाओ, अरे लॉकडाउन का हिमायती कौन है? पर जो कड़े प्रतिबंध आपको अपनाने चाहिए, क्या आप अपनाने को तैयार हैं? नहीं है। पुणे जैसे शहर में रात्रिकालीन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा। लखनऊ में हालात खराब हो चुके हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सरकार मानेगी तब हम मानेंगे, यह हमारी सोच है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमें यह सिखा गए हैं समस्या तब होगी जब सरकार बताएगी, तो हम उसी का पालन हमारी पीढ़ियां करती आ रही हैं कि जब सरकार कहेगी समस्या तब हम समस्या मानेंगे, अपने समस्या नहीं मानेंगे। अरे जिस लखनऊ में 100 केसेस पे लॉकडाउन लग गया था, आज उसी लखनऊ में 1000 केसेस मिल रहे हैं और कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकारी आयोजन तो क्या धूमधाम से हो रहे हैं, है किसी को चिंता नहीं है। इसीलिए यह डिबेट आयोजित की है कि समझिए खतरा कितना बड़ा है। कुछ बयान सुनिए। कि जो 45 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं और साथ ही साथ मास्क भी पहने, 2 गज की दूरी भी अपनाएं, हाथों को भी धोते रहें, क्योंकि बचना भी जरूरी है और दूसरे को बचाना भी जरूरी है। टीका लगवाना भी जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, भारत को भी बचाएं और कोरोना को हराएं। कोरोना के केसेस को कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह विफल रही है, पूरी तरह फेल रही है। जिस स्पीड से सेकेंड वेव आ रही है, जिस स्पीड से संख्या बढ़ रही है, ये पिछली वेव से कई गुना ज्यादा है। टेस्टिंग को हमें और बढ़ाने की जरूरत है, मास्क को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वेंटिलेटर के, वैक्सीनेशन के और जो भी अस्पताल की जरूरत की चीजें हैं, मुझे लगता है उसके पर्याप्त मात्रा में सरकार को व्यवस्था मुहैया कराकर लोगों के जनजीवन को बचाने का पूरी तरह प्रयास करना चाहिए। और जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसमें जो भी जरूरती इंतजाम हो सकते हैं, सरकार को जनता के जीवन को बचाने के लिए करना चाहिए। ये ना सोचें कि वैक्सीन लग गया है तो वैक्सीन लगते ही हमारे अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। पहले तो ये समझें कि वैक्सीन के बाद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल, मास्क, हैंड हाइजीन, वो सब मेंटेन करना है। और उसके कारण लैक्सिटी ना समझें कि ये अगर हो गया है तो अब हमें कोरोना नहीं होगा, फिर भी हो सकता है कोरोना। और 2 वैक्सीन के बाद भी इम्यूनिटी आने में हमें कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, और फिर भी आपने वो प्रोटोकॉल तो फॉलो करना है। आज की डिबेट में मेरे साथ समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर अनूप अग्रवाल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, डॉक्टर सूर्यकांत जी एचओडी हैं केजीएमयू के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर सिंह, उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा लगता है कि नाकाम रही है, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी वेव है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से पूरे प्रदेश में फैल रही है। राजधानी लखनऊ तो इसका गवाह है कि यहाँ सर्वाधिक प्रभावित इलाका है। आज लगभग 1000 के आसपास नए केसेस अकेले लखनऊ में मिले हैं, जो 36% पूरे उत्तर प्रदेश का अकेले है। कारण देखिए ब्रजेश जी, लंबे समय से आप कोरोना पर डिबेट करते आए हैं और लगभग 1 साल से ऊपर समय हो गया है। आप निकम्मा कह सकते हैं, आप नाकारा कह सकते हैं, लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, आप भी कुछ भी कह सकते हैं। आप वो दिन याद करिए जब मार्च के महीने में 2019 में कोरोना आया था। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेडिकल सुविधा थी, जो व्यवस्थाएं थी, उसको 1 साल के कोरोना काल में ही उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहां पहुंचाया। वेंटिलेटर की क्या स्थिति थी, टेस्टिंग की क्या स्थिति थी, आइसोलेशन की क्या स्थिति थी, और उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा को किस मुकाम पर पहुंचाया योगी जी ने कड़ा परिश्रम करके। और कोरोना काल में जहां बड़े बड़े नेता डर के अपने घरों में दुबके हुए थे, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा से लेके उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में कोरोना की व्यवस्था के लिए अपने स्वयं जा रहे थे, स्वयं प्रयास कर रहे थे, रोज मीटिंगें करना। और पुलिस प्रशासन और व्यवस्था के लोगों, डॉक्टर्स, चिकित्सक, हमारे पैरामेडिकल फोर्सेस जिस प्रकार से अपने प्राणों की बाजी लगा के उत्तर प्रदेश को संभाला है, ये जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और आप इस तरह से अगर कहेंगे गैर जिम्मेदारापन है,
आप निकम्मा भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते ना हैं। मैंने लोग आपको करते गैर हैं। जिम्मेदार लेकिन कहा, मैं ना ये निकम्मा मानता कहा, हूं जिस ये परिस्थिति आपके में अपने उत्तर शब्द प्रदेश हैं जो का- आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ ब्रजेश जी, मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल एक शुरू इसी से शुरू किया। उत्तर प्रदेश की अगर 1000 केसेस लखनऊ में मिल रहे हैं तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि 1000 केसेस क्यों मिल रहे हैं लखनऊ के भीतर? प्रयास की तारीफ हो रही है 1000 ब्रजेश केस जी। लखनऊ के भीतर एक दिन में, ब्रजेश जी, और आप कहते हैं मैं आपकी तारीफ करूं? करने से आपने शुरू किया, 1000 की बात नहीं। डॉक्टर एक बात मुझे बताओ, 1000 केस पर डे मिलना और आप चाहते हैं मैं आपका अभिनंदन करूं? आप कमाल है। ब्रजेश जी, थोड़ी संवेदनशीलता तो ब्रजेश दिखाइए। जी, 18 मार्च का वो दिन मुझे याद है। ब्रजेश जी 30 सेकंड हमको समय दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ब्रजेश जी 18 मार्च 2019 का वो दिन हमको याद है जब डॉक्टर सूर्यकांत जी भी हमारे साथ आपके चैनल पर कोरोना की डिबेट में थे। कोरोना के बारे में जिस प्रकार की भयावह स्थिति थी, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लोगों ने, आम लोगों ने जिस प्रकार से कोरोना से लड़ने में सहभागिता दिया, वो तारीफ करने योग्य था। आपने अपनी डिबेट में ही सरकार को कंडम करने से अपने डिबेट की अगर शुरुआत 1000 की। केसेस आप पर डे डॉक्टर्स लखनऊ को के भीतर पूछिए मिल रहे जिन्होंने हैं अपनी तो प्राणा सरकार दी से है। 10 सवाल खोगे। 1000 केसेस कैसे मिल रहे हैं? केसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। केसेस, ये महामारी है ब्रजेश जी, कोई तैयारी नहीं है केसेस आपकी। मिलेंगे। केसेस से लड़ना हम सब का काम है, हम लोग लड़ रहे हैं। अगर तैयारी नहीं होती तो आज महाराष्ट्र ये तैयारी की है स्थिति में कि और पलट उत्तर प्रदेश के देश का वही सबसे वायरस बड़े आबादी का वापस प्रदेश ज्यादा किस ताकतवर स्थिति में तरीके से आया है और आप चाहते हैं मैं सबसे आपका ज्यादा अभिनंदन करूं? टेस्टिंग हमने किया, तैयारी सुन मैं तो नहीं लीजिए। करता अभिनंदन। सबसे ज्यादा नहीं, आप अभिनंदन मत करिए, लेकिन आप हमको कंडम भी मत करिए ब्रजेश जी। अगर आपने 1000 जो किया केसेस है, मिलेंगे कम से पर डे कम लखनऊ उसको में, तो कहिए। मैं 100 सवाल उत्तर करूंगा प्रदेश के आपसे। डॉक्टर्स ने जो 100 किया, सवाल उत्तर करूंगा प्रदेश आपसे। के प्रशासन 100 के सवाल लोगों ने करूंगा। जो किया, हमें प्रशस्ति आपके पत्र नहीं मंत्री चाहिए। लोग अपने हमें जानने वालों को प्रशस्ति पत्र नहीं हॉस्पिटल चाहिए। में भर्ती नहीं लेकिन करा पा इतना रहे हैं। जरूर है, आप चाहते हैं कि मैं इतना उनका नाम जरूर खोल दूं है तो मैं कि खोल भी सकता हमारे हूं। प्रशासन के लोगों ने, हमारे डॉक्टर्स के लोगों ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके कोरोना को कंट्रोल किया ब्रजेश जी। दोबारा से आ रहा है, संभालो चैम्बरों में इसको। बैठ के काम जिस बात नहीं की किया है। जिम्मेदारी है लोगों ने आपकी, जान दिया है डॉक्टर्स ने। अब वापस वही कोरोना लौट के आया किस है। बात की? कहां है आपकी तैयारी? ब्रजेश जी वापस आएगी, हमारी तैयारी है, हम उससे लड़ेंगे। हमने Thank टेस्टिंग you, बढ़ाया है, IP सिंह। हम Thank टेस्टिंग you। करेंगे। हमने पहले भी किया है, हमने बेड बढ़ाए हैं, हमने आइसोलेशन बढ़ाया है, हमने उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छी व्यवस्था दी है। Okay। आगे भी देंगे, आप भरोसा रखिए हमारे बिल्कुल ऊपर। भरोसा रखेंगे। सबसे Thank ज्यादा you। काम उत्तर प्रदेश के अंदर थैंक हुआ। यू। आईपी सिंह आपके मित्र भी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, ये चाहते हैं समीर सिंह कि मैं उनका अभिनंदन करूं कि 1000 केस पर डे मिल रहे हैं। भाई सवाल तो होंगे ना, अगर इतने केसेस मिल रहे हैं राजधानी के भीतर तो एक दिन में, यह अचरज की बात है। देखिए, पूरा पैनल बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था और जब हम सब बोलेंगे तो ब्रजेश जी, हम सब चाहेंगे कि हमें बोलने दिया जाए, बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अनाड़ी है, टीम 11 और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री आईपैड पर गेम खेल रहे थे। इस बात को लेकर हम सब पब्लिक डोमेन में आए। भाषा पर ये नियंत्रण टीम रखो, 11 पढ़े लिखे अपने हो, काम धंधे से पढ़े नहीं लिखे रही हो तो और कम ये से कम सरकार मर्यादा का सबसे पालन पहले करो, आचरण पीपीपी का घोटाला पालन करो। करती है। ये बदतमीजी की 500 भाषा मीटर चैनलों पर नहीं बोली इन्हें जाती चुप है। कराइए। आईपी सिंह, चुप शब्दों का कराइए, चयन ये ठीक सभी करें। शिकायत ऐसे लोग क्यों बुलाते हैं? आईपी सिंह, शब्दों का चयन ठीक करें। नहीं है, बदतमीजी जिन्हें की समझ भाषा नहीं बैठ के है, चैनल पर जिन्हें बोलते ये नहीं हो। पता आईपी सिंह चैनल पर बैठ के पैनल में बदतमीजी बैठे की हुए भाषा सभी लोग बोलते की हो। बात करेंगे। ये तुमको शोभा देता है। इन्हें चुप बदतमीजी की कराइए, भाषा बोलते इन्हें हैं, कोई शोभा कोई देता है। जानकारी नहीं है। ओके, एक सेकंड, दोनों लोग शांत होइए। ये आपके लड़ने की जगह नहीं है। हम एक संवेदनशील मसले पर डिबेट करने के लिए जमा हुए हैं। कुछ नहीं जानते। ओके, मंत्रियों के आईपी सिंह बारे में बोलेंगे, कुछ सिर्फ नहीं आईपी सिंह जानते। बोलेंगे। ये शांत रहिए। देखिए, आईपी सिंह, शब्दों का ये चयन बाहर ठीक करिए। संजीवी होगी। आईपी सिंह, नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए और बोलिए आप। गो अहेड, नहीं नहीं, गो अहेड, बोलिए। एक
बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि मुख्यमंत्री, अगर पश्चिम बंगाल का बेटा पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री होगा। अरे हम कोविड पे चर्चा करने आए हैं भाई, आप लोग की राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा मत बनाइए। चाहिए उत्तर प्रदेश में जो 26 करोड़ जनता है उसकी सेवा नहीं थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। उन्हें छोड़ देना चाहिए। थैंक यू आईपी सिंह, रुकिए। देना चाहिए। और आज मैं पॉलिटिकल डिबेट बुलाऊंगा, आप दोनों एक दूसरे से निपट लेना, पर आज वो दिन नहीं है। आज हम कोरोना पे बात करने हैं, थोड़ी संवेदनशीलता समझिए आईपी सिंह। हम पॉलिटिकल डिबेट डेली आयोजित करते हैं, आपको बुलाएंगे, समीर सिंह से पूरा हिसाब कर लेना, बिल्कुल मत छोड़ना इनको। लेकिन आज मुझे बताइए कि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको कैसे रोका जाए? ब्रजेश जी, लखनऊ में 1000 से ज्यादा केस आई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, दोनों उप मुख्यमंत्री, और इतना मतलब बस टेम्पू से ढोकर कार्यक्रम किया गया। कहीं किसी तरह का सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना का जो स्ट्रेन है वो बहुत ही खतरनाक है। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं है। और आपने साफ तौर से कहा कि इनका नंबर खुद ले लीजिए, 10 पेशेंट है, मैं नंबर देता हूं, इनसे कहिए प्रवक्ता महोदय से कि उनको एडमिट करा दें, धन्यवाद, उन्हें पीजीआई में करा दें, उन्हें लोहिया में करा दें। आप दोनों दोस्त हैं, मुझे पता है, एक दूसरे से बात भी करते हैं, बेहतर है कि एक दूसरे से संवाद कर लें, चैनल उसका माध्यम नहीं बनेगा। ओके, शुक्रिया डॉक्टर सूर्यकांत, धन्यवाद। आईपी सिंह जी प्लीज कोऑपरेट। डिबेट आज की बहुत संवेदनशील है, मैं आग्रह करूंगा कि राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा ना बनाएं, आज हम जनता के लिए डिबेट कर रहे हैं। ओके डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपसे समझना चाहता हूं, लखनऊ के हालात बहुत चिंताजनक हैं और दूसरी जो वेव है बड़ी ताकतवर तरीके से लखनऊ पर हिट की है। मुझे नहीं याद कि पिछली बार लखनऊ में इतने केसेस एक साथ एक दिन के भीतर कब मिले हैं, ये बेहद चिंताजनक बात है, कारण क्या है इसके? देखिए, अभी समीर सिंह जी भी याद दिला रहे थे 18 मार्च की डिबेट को, लगभग 1 साल हो गया हमें, आपको, आपके चैनल को लोगों ने तो ये कहना शुरू किया था कि ब्रजेश जी जो हैं वो टीवी चैनल पे कोरोना पे डिबेट, वो इल्जाम आप पर भी है और मेरे पे भी है। अच्छा ठीक है, हाँ। डराते ज्यादा हैं, डिबेट कम करते हैं। हाँ। मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो होता और इस बात है, को फैलाया किसने ज्यादा? समीर सिंह ने। जी अच्छा, इतिहास जो होता है वो भविष्य के सबक के लिए होता है। और मैं आपको 100 साल पहले के इतिहास बताता हूं, और 100 साल पहले ये स्पेनिश फ्लू हुआ था। स्पेनिश फ्लू में 5 करोड़ लोगों की जान गई थी आज से 100 साल पहले, और उस 5 करोड़ की जो जान गई थी वो पहले चरण में कम, दूसरे चरण में उससे ज्यादा, तीसरे चरण में उससे ज्यादा, चौथे चरण में उससे ज्यादा। इतिहास में रिकॉर्डेड है कि जब भी जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव आएंगी उसमें भयानकता, भयावहता बढ़ती जाती है। आप देखिए, इतिहास में तो यह भी दर्द है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे लड़ाके थे, बहुत अच्छी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इतिहास में दर्ज हो गया कि आखिरी लड़ाई वो हार गए और देश जो है वो गलत दिशा में चला गया। इतिहास में यह भी दर्ज किया जाएगा कि कोरोना की लड़ाई हमने बहुत अच्छी लड़ी। भारत की WHO ने तारीफ की। समीर जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ आईपी सिंह जी की बातों से भी मैं सहमत हूं कि हमने लड़ाई पिछले साल बहुत अच्छी लड़ी। इसीलिए तो फरवरी आते आते हमारे केसेस 7-8 हजार पर डे रह गए थे। लेकिन जैसे ही हमारी नई वैक्सीन आई और जैसे ही वैक्सीन लगनी शुरू हुई, केसेस कम शुरू हो गए, शिथिलता आ गई। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अति आत्मविश्वास पैदा हो गया और उसके कारण लापरवाही हो गई। हम सब जिम्मेदार हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं, हम सबको ओनस लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम चिकित्सकों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहाफ पे भी कहते हैं कि हम लोगों में भी दिमाग में आ गया था कि चलो भाई, पिछले साल से छुट्टी नहीं मिली, हमें समर वेकेशन नहीं मिली, विंटर वेकेशन नहीं मिली, और कोई छुट्टी नहीं मिली, तीज त्योहार, गजटेड हॉलीडे कुछ भी नहीं मिला। 24 घंटे राउंड द क्लॉक सब काम किया। और हमारे उत्तर प्रदेश में 51 से ज्यादा चिकित्सकों की मौत बेचारे कोरोना के विरुद्ध लड़ते लड़ते हो गई। ये सब ठीक है, लेकिन जंग में जो आखिरी चरण होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आखिरी चरण की लड़ाई, ब्रजेश जी, अगर हम हार गए तो बहुत बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि आज हम इस डेट पे व्यक्त नहीं कर सकते। अभिमन्यु का भी उदाहरण है महाभारत में। जी, अभिमन्यु उदाहरण है, आखिरी चरण में वो भी हार गए थे। तो आखिरी चरण में अभी लड़ाई हमारी एकदम बाजी पलटी नहीं है, अभी भी हमारे हाथ में है। अच्छा, 1000 केस लखनऊ में मिलने का मतलब क्या होता है? नहीं, 1000 केस लखनऊ में मतलब है कि आप तो देखिए कि जब हमें याद है कि 200 यही केस तो होता है आउट ऑफ कंट्रोल, और क्या होता है? बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम लखनऊ में हैं, हम सबसे बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें मैं काम करता हूं। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये एक चिंता का विषय है, लेकिन चुनौती है। चुनौती हम चिकित्सक भी स्वीकार करेंगे, हमें लगता है समाज भी स्वीकार करेगा, सरकार भी स्वीकार करेगी। अभी सरकार को फटाफट क्या करने की जरूरत है? देखिए, मेरी 2-3 राय है सरकार के लिए। पहली बात, हम
हमने वैक्सीनेशन की स्पीड, हम अपना गियर बदल के टॉप गियर में लाते, उसके पहले कोरोना ने अपना गियर बदल के आगे बढ़ गया हमसे। तो हम पहले दौर में, पहले राउंड में कोरोना से हम बाजी हार गए। हमें स्पीड वैक्सीनेशन की बढ़ानी थी, हम नहीं बढ़ा पाए। अभी भी मेरा मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर में आपने अभी भी एज बार लगा रखा है, क्यों भाई 250 रुपए में वैक्सीन लगनी है तो उसकी उम्र क्यों पूछिए? अरे हाँ। वो 25 का हो चाहे 45 का हो, उसको लगाइए, तो 10 साल का भी हो, लगाओ वैक्सीन, लगवाने दीजिए उसको। ये जो मेरा, अमेरिका कर रहा है आप भी करो। मैं ब्रजेश जी मतलब 1 महीने से ये बात कह रहा हूं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जिस दिन से आपने खोला है उस दिन उम्र का बार मत रखिए। अरे 250 रुपए जिसकी जेब में है उसको लगवाने दीजिए। और दूसरा मैं आपको डॉक्टर बताऊं, साहब 500 रुपया, 400 रुपया, 900 रुपया टेस्ट के लिए हम देते हैं। जी जी बिल्कुल, तो हम 250 वैक्सीन 250 रुपए के लिए तो अभी तत्काल देने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक ये बात किस है। प्रकार का फैसला है? जी नहीं, मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है, समीर जी मेरी बात पहुंचाएंगे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी तक या और दूसरे लोगों से जी। और मैं ये कहता हूं कि एक बहुत बड़ा इशू है, प्रधानमंत्री जी ने उसको नोटिस किया है, वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन। अरे वैक्सीन मिल नहीं पा रही है और हम उसको वेस्ट कर दे रहे हैं, कितनी गलत बात है। सर जब अगर 60 लगाने का साल के सहूर ही नहीं है तो क्या करेंगे? 60 साल के बुजुर्ग के साथ एक 22 साल का अटेंडेंट आया है और वैक्सीन आपकी खराब हो रही है, तो उससे कहो भैया निकालो आधार कार्ड, लगाते हैं तुमको भी, लगा दीजिए उसको भी, अटेंडेंट को, क्या दिक्कत है भाई? वो तो आया है वैक्सीनेशन सेंटर में, आधार कार्ड सबके पास मौजूद है, आईडी प्राप्त सबके पास, और क्या चाहिए आपको? क्यों वैक्सीन हम बर्बाद कर रहे हैं? सेंटर में देन एंड देयर हम सभी डॉक्टर्स को ऑथराइज करना चाहिए कि अगर हमारी वैक्सीन बर्बाद हो रही है तो अटेंडेंट को भी लगा दें। आप देखिए कि किसको ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इस पे चिंता का विषय है। केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो केसेस की जो पहले संख्या होती थी वो, ये बात सही है, 45 के ऊपर में मोर्टेलिटी ज्यादा है, लेकिन अब केसेस की जो संख्या बढ़ रही है उसमें यूथ है, यंग है ज्यादा, यंग ज्यादा है, वाला थे, यंग है, सही बात कही, यंग ही यंग ब्लड को ज्यादा पकड़ रहा है। अरे भाई यंग ही नौकरी पे जा रहा है, यंग ही सब जगह जा रहा है, यंग ही सबसे बाहर खड़ा हुआ है, यंग ही कम्युनिकेशन कर रहा है, सब कुछ यंग कर रहा है, उसी का एक्सपोजर ज्यादा है। तो इसको भी प्रोटेक्शन मिलने की जरूरत है। क्यों इंतजार करें हम अप्रैल तक, क्यों इंतजार हम मई करें? इसको भी प्रोटेक्शन हमें देना पड़ेगा। ओके, डॉक्टर अनूप अग्रवाल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। ये कोरोना वायरस के केसेस अचानक से उत्तर प्रदेश में बढ़ने के पीछे कारण क्या है? आप तो स्वयं राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, यहाँ तो हालात बेहद विस्फोटक हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि शासन की तरफ से कुछ ढील रखी गई और एज ए समाज, एज ए पर्सन हम लोग बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं। हम भूल चुके हैं कभी कोई कोविड नाम की चीज होती थी। हर आदमी बिना मास्क के घूम रहा है। मॉलों में आप देखिए पूरी तरह से भीड़ है। होली का त्योहार आया है, स्कूल कॉलेज होली के पहले पूरी तरह से खुले थे। यही कारण है सर, सरकार यहाँ छाती ठोक के आयोजन कर रही है, हजारों की भीड़ जुटा रही है सरकार खुद, बेचारे मॉल वालों की क्या गलती है? नहीं, सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मॉल्स, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स, जहां जहां पर भी यंग लोगों का जाने का ज्यादा है, काम के अलावा और सभी जगहों पर स्ट्रिक्ट एक्शन और स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन करने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अवेयरनेस, रेगुलर अवेयरनेस। आज भी मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी अस्पतालों में आरटीपीसीआर करा के ओपीडी कराने की जरूरत है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। मरीज आता है, लड़ता है कि भाई हमें एक के साथ 2 लोग अंदर आ रहे हैं और लड़ाई लड़ रहा है। तो गाइडलाइन सरकार को जैसे पहले पिछले साल जारी करी थी, फिर से जारी करने की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा, हमने एक मैच जीत लिया, लेकिन शायद अभी वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना बाकी है और हम उसके पहले ही सुस्त पड़ गए एक मैच जीत के कि हम पूरा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। यहीं पर हमें नुकसान जीत ही नहीं चुके। समीर सिंह चाहते हैं कि हम अभिनंदन भी करें उनका। नहीं, देखिए, जो पहले हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम आज उसी तेजी से, उसी मुस्तैदी से एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर हम उसी मुस्तैदी से एक्शन नहीं लेंगे तो जो आज 1000 केस हैं, इसको 1200-1500 पहुंचने में देर नहीं लगेगी। माइंड करिए, ये वायरस पहले से ज्यादा इन्फेक्शियस है, यानी कि ये एक व्यक्ति पहले 20 को फैलाता था तो अब 40 को फैला रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैक्सीन हमें किसी भी तरह की कोरोना ना होने से सुरक्षा नहीं देता है। बहुत से लोगों को ऐसा सोचना है हमने अब वैक्सीन लगा ली, दोनों डोज लग गई, अब तो हम सुरक्षित हो गए। नहीं, वैक्सीन हमें डिजीज की सीवियरिटी से बचाता है। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 P, प्रोटेक्शन और प्रभु, यानी कि
यही दो चीजें बचानी है, जो हम मास सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन फॉलो करेंगे, और भगवान हम शासन प्रशासन के सहारे बैठकर ये सोचें कि हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद। हमें स्वयं को बचाना होगा, स्वयं को उमाशंकर ध्यान पांडे। रखना होगा। 6.8% ग्रोथ रेट है इस बार मार्च के लास्ट वीक में, और अब हम अप्रैल में इंटर कर चुके हैं। 81,000 केसेस कल रिपोर्ट हुए हैं। आज की रिपोर्ट अब कल पता चलेगी कि हालात क्या हैं, स्थितियां बिगड़ रही हैं। आप इसके पीछे के कारण क्या मानते हैं? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से ये बेहद गंभीर विषय है, चिंता का विषय है, खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही खास करके राजधानी के लिए। ये इससे मेहनत की जो ज़रूरत होनी चाहिए थी, जो सिंसियरिटी होनी चाहिए थी, वो डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बताया कि जब हमको पहला वेव आ चुका था, उसके बाद सेकेंड वेव के अलार्म बज चुके थे और वैक्सीन आ चुका था, तो हमको युद्ध स्तर पे तैयारी करके प्रदेश में हर किसी के पास वैक्सीन पहुंचानी चाहिए थी और वैक्सीनेशन करानी चाहिए थी। और भाजपा तो बूथ तक पहुंचने की आदी हो चुकी, उनको एक्सपर्टाइज है इसमें कि वो बूथ तक पहुंच जाते हैं, तो वैक्सीन को बूथ तक पहुंचाकर लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो कह रहे हैं उनको कामयाब बताया जाए कि कोरोना कंट्रोल किया। देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल समीर जी सही कह रहे थे। मुझे भी कई बार डाउट होता है कि ये कोरोना भी कहीं भाजपाई तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये जहां चाहते हैं कोरोना वहां बिल्कुल नहीं जाता। देखिए, मुख्यमंत्री जी 5 राज्यों के चुनाव में बड़े व्यस्त हैं और वहां कहीं कोरोना नहीं जा रहा है, ना कोई मेडिकल बुलेटिन आ रहा है सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री से उन 5 राज्यों के लिए। अरे आप भी तो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आप कौन सा बहुत दूध? हमारी तो मजबूरी है। ये चुनाव आयोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे और हम चुनाव हमें भी लड़ना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना भी है, तो हमारी तो मजबूरी हो जाती है। और दूसरी, आप करें तो मजबूरी और वो करें तो लोकतंत्र के खिलाफ। नहीं ब्रजेश जी, हम कैसे कह दें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम ये कह सकते हैं कि भाई चुनाव को टाल दो। हमने वो किया, ये नहीं मानने को तैयार हैं। हमने कहा पहले भारत के लोगों को वैक्सीनेशन कराइए, ये नहीं किए। फेल विदेश नीति ये कहते हैं कि कोरोना रोकने में हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, हमारा अभिनंदन करिए। आप करते हैं नहीं करते? मैं उस पे आ रहा हूं ब्रजेश जी। देखिए, फेल विदेश नीति को रोकने के लिए विदेशों को कोरोना की वैक्सीन भेज के अपना महिमा मंडन यहां पे किया गया, और देश में कुछ भी नहीं। हमारे देहात में एक कहावत है कि घर में कोई लाइट नहीं और पिताजी के नाम पावर हाउस, वही हालत बना के रखे हैं। और दूसरी, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा प्लीज। मैं लास्ट बात कहना चाहता हूं, जो समीर जी तमाम महिमा मंडन गुणगान कर रहे थे। एक व्यक्ति को, रायबरेली की एक व्यक्ति को, मैं नाम नहीं लूंगा, कोरोना की वैक्सीन। अरे मैंने मंत्री का नाम नहीं लिया ना। हाँ, आप भी व्यक्ति का नाम मत लो। उनको अच्छा, इत्तेफाक से वो समीर सिंह के दोस्त भी हैं बहुत अच्छे। हाँ, वैक्सीनेशन हुआ और वो घर पे आए, उनकी तबीयत बिगड़ी, वो बेहोश हो गए। घर वाले उसी सीएससी पर ले गए, उन्होंने रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज। वो मेडिकल कॉलेज लेके पहुंचे लखनऊ, उन्होंने मना कर दिया कि बेड नहीं है। वो राम मनोहर लोहिया लेके पहुंचे, वहां मना हो गया कि इनको आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत है। उन्होंने एडमिट नहीं किया और अगले दिन उनकी डेथ हो गई। ये है उत्तर प्रदेश के राजधानी की हालात। अगर समीर जी इसकी जांच करना चाहें, आप कैमरामैन ले लीजिए, इनको ले लीजिए, चल के देख ले। ये जिसका महिमा मंडन कर रहे हैं वो पहले में भी उसमें डॉक्टर दीपाली भारद्वाज मुझे ज्वाइन कर चुकी है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और बरेली के नाली पानी और बरसात के बौछार की बात नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद। हकीकत यही है, आप अपनी बात सरकार आपदा में थोड़ा कोऑपरेट करिए, पल्स मीटर थोड़ा सहयोग कर दीजिए से लेके पीपीई किट शुक्रिया। का घोटाला करने वाली सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। धन्यवाद। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जिस प्रकार से हालात बिगड़ रहे हैं पूरे देश भर में, चाहे महाराष्ट्र देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें, लखनऊ देख लें, या नोएडा जहां से आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कि नंबर ऑफ न्यू केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कोरोना की केसेस की ग्रोथ रेट इतनी क्यों बढ़ी हुई है? और ये इस बार का जो संक्रमण है वो पहले से ज़्यादा घातक क्यों है? देखिए, पहले तो मैं सराहनीय करूंगी इस चैनल का, जो कब से लगा हुआ है कोरोना के बारे में ललकार लगा रहा है, मगर फिर भी जो जनता है, ये जनता की कहीं कमी की मैं मानती हूँ। हम सब, मैं भी उसी जनता में आती हूँ, हम सब ने कहीं जो ढील करी, कभी शायद मास्क की कभी गलती करी तो कहीं सैनिटाइजर की,
अभी किसी स्पीकर ने कहा कि कैसे वैक्सीन वेस्ट हो रही है। तो टीकाकरण जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिले उसी वक्त लगा लें, अपनी बुद्धि ना लगाएं कि आपको कोवैक्सीन मिल रहा है, कोविशील्ड मिल रहा है। आपको सरकार पे भरोसा करते हुए वैक्सीन तुरंत लेनी चाहिए, जितनी जल्दी आपको मिले। अगर आपकी दोनों डोजेस हो गई हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता, आप 40 से ज्यादा लोगों को फैला सकते हैं। मैं नोएडा में रह रही हूँ, मैं आगरा रिसेंटली गई तो मैंने देखा इतनी ढील मास्क को लेके, लोग सिर्फ मास्क तब लगाते हैं जब कोई पुलिस वाला हो, या मास्क तब लगाते हैं जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। सिर्फ 3-4 लोग हो तो सोचते हैं इतने में क्या फैलेगा, ये तो मेरा जानकार है, ये तो खुद बहुत ध्यान रखता है, ये तो डॉक्टर है, इसको कैसे हो सकता है कोरोना। 780 से 84 डॉक्टर्स की मृत्यु हो चुकी है, ये डॉक्यूमेंटेड है कोविड की वजह से। इस चैनल के द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अब हमारी ललकार सिर्फ SMS नहीं, SMSV होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बार बार हाथों को धोना, हाथों को साफ रखना, और वैक्सीन टीकाकरण की अपॉर्चुनिटी जब मिले तभी ले। और सरकार को 20 साल से ऊपर सबके लिए टीकाकरण खोल देना चाहिए। जैसे ब्रिजेश जी, आज मैंने देखा मध्य प्रदेश में छोटी छोटी जगहों में, रेस्टोरेंट में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में, उसी तरह हमारे देश की राजधानी में शुरू हो जानी चाहिए। कितने ही लोग दिल्ली से लगातार नोएडा और एक डॉक्टर के तौर पर आपकी क्या समझ कहती है, किसी शहर में 1000 केस पर डे मिल रहे हो, उसको आप क्या मानेंगी? देखिए 1000 केस तो ब्रजेश जी उतने मिल रहे हैं जो टेस्ट हो रहे हैं, जो नॉन टेस्टेड हैं, और कितने लोग जो हार्ट अटैक या किस चीज के विक्टिम से डेथ हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि वो डेथ क्या कोरोना की वजह से हुई है। लोगों में फिर वो डर बैठना जरूरी है और लोगों को सतर्क रहना जरूरी है, ताकि कहीं सरकार को दोबारा हमारी हुकूमत को लॉकडाउन ना करना पड़े। मगर जितनी जल्दी, जैसे ही 1000 केसेस हो गए हैं, तो वहां जितने ज्यादा लोगों को तेज स्पीड पे वैक्सीनेशन मिल पाएगी। मुझे लगता है 24 घंटे के सेंटर्स खुलने चाहिए। जितने प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, सिर्फ अस्पताल नहीं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस होना चाहिए, और वो लोगों को वैक्सीन दें और उसको कंप्यूटराइज सिस्टम पे चढ़ाएं कि इन आधार कार्ड को मिल चुकी है वैक्सीन। मगर लोग अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये वैक्सीन ले, वो ले, तो वो छोड़ के लोग हमारे देश में प्रॉब्लम क्या मैडम, यहाँ हर कोई डॉक्टर है, सड़क चलता हर व्यक्ति डॉक्टर है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके देख सकता है। और उनसे भी ज्यादा जानकार हमारे यहाँ IAS अफसर हैं जो ऑपरेशन कैसे करना है वो बता सकते हैं डॉक्टरों को जी। बट इतने होशियार IAS अफसर हैं। ये डॉक्टर सूर्यकांत भी उनसे सीख लें। ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में केसेस तो बढ़ रहे हैं काफ़ी रफ्तार से, और आज तो मैंने देखा लखनऊ में स्थिति तो काफ़ी चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए अगर देश में कहें तो हमें 81,400 कुछ मरीज मिल रहे हैं रोज़। तो अगले हफ्ते में अगर जब हम डिबेट करेंगे इस समय, तो हो सकता है 1 लाख पर हम लोग हों कि पर डे 1 लाख केस आने लगें। और अगर 1 लाख केस आता है और रोज़ अगर 1.5% लोग मरते हैं, तो करीब 1500 लोग देश में मरेंगे लगभग। ये इस तरह का आंकड़ा आ सकता है, क्योंकि पहले भी मॉर्टेलिटी रेट ऐसे ही था। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी काफ़ी कोरोना बढ़ा था और कम हुआ, और इस बार फिर तेज़ी से बढ़ रहा है। लखनऊ में बढ़ रहा है। सरकार ने बड़ा काम किया। तो सरकार लखनऊ के CMO कटियार को अगर आज निलंबित कर दे तो ये भी एक बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि जब फ़ोन करो तब लखनऊ में सारे बेड फुल बताए जाते हैं। PGI में, KGMU में, लोहिया में, एरा मेडिकल कॉलेज में, जहाँ भी आप मांग करेंगे कि यहाँ मरीज को भर्ती करा दीजिए, वहाँ पर बताया जाता बेड नहीं है। तो सरकार का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। जो मौत से बच जाए वो अपनी खैर मनावे, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों को गुणगान के अलावा कुछ करना नहीं है। वो तो शुक्र मनाइए कोरोना का कि चुनाव वाले राज्यों में नहीं गया, और चुनाव वाले राज्यों में वो जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ नेता ही जनता को मार रहे हैं। वो अपने सर इल्ज़ाम काहे को ले, ये बताइए। वहाँ बहाना ढूंढ लेंगे। लेकिन यूपी जैसे राज्य में, जहाँ पर लॉकडाउन में शराब बेचने की छूट दी गई थी और चाय बेचने पे चोरी छुपे लाठियाँ मिलती थी, तो आप किस उपलब्धि की बात करते हैं? आप बेड बढ़ाते हैं, वेंटिलेटर बढ़ाते हैं, और प्रदेशों ने क्या नहीं बढ़ाया? विपक्ष काम करेगा, जिसकी सरकार है वही जनता के लिए काम करेगा। ये बात अलग है कि कुछ मुख्यमंत्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी होकर काम करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है
कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, व्यक्तिगत रिस्क लिया, लेकिन फैला तो और फैल रहा है, फिर दोबारा आ रहा है। भाई अब आप बीजेपी को इस बात से आज खुश होना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा को भी कोरोना के सूचना है, और अब इनकी बनाई हुई वैक्सीन उनको भी लगवाना पड़ेगा। ये आगे इसको जो है अपनी उपलब्धि मान सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी के एक नेता ने बताया था एक बार कि अगर गोबर पोत लो तो कोरोना नहीं होगा, भाग जाएगा। इसी डिबेट में बताया था। और आज लखनऊ के बेड सब फुल पड़े हैं, या तो गोबर कम पड़ गया होगा इसलिए कोरोना ज़्यादा हो रहा है, और ताली थाली भी कब बजाना है, या दोबारा चीज़ें आ रही हैं, तो इस पर भी तो कुछ चर्चा होगी कि इस पर नहीं बोला जाएगा। टीम 11 की बैठक तो रोज होती है और आप बता रहे हैं बेड फुल है। भाई टीम 11 की बैठक होती रही और होगी, लेकिन बेड मिले तब ना। बेड के लिए एक सीएमओ का ऑफिस है, उस सीएमओ का फ़ोन उठता नहीं है, जिसकी सिफारिश है उसको हो सकता है मिल जाए। लखनऊ में 40-50 लाख की आबादी रहती है, 1000-5000 आदमी को मिल जाएगा, बाकी कहाँ जाएंगे 49 लाख लोग। तो ये सब चीज़ें भी सरकार को जवाब देना होगा जी। अच्छा, अगर सरकार जनता की बहुत हित ऐसी है तो सैनिटाइजर पे 18% जीएसटी है, ख़त्म कर देना। काहे नहीं ख़त्म कर देती? लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं गरीबों से। भाई पेट्रोल डीजल के दाम कोरोना काल में भी बढ़ाया आपने, कम किया नहीं। सैनिटाइजर पे जीएसटी पूरी ले रहे हो, अब मदद कैसे करोगे? फिर बताओगे कि हमारा जो है खजाना खाली है, हमारी मजबूरी है। तो हमारा देश किस तरह से बदल रहा है, दोनों स्थितियों को देखना पड़ेगा। हालांकि पहले घर में मेहमान आते थे तो लोग कहते थे भाई अरे कुत्ते से न डरो, इसको वैक्सीन लगी हुई है। अब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आ जाओ, हम वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो अलग अलग काल में अलग अलग तरह से लोग स्वागत करने लगे हैं, लोग ढलने लगे हैं जी। लेकिन ये जरूर है कि ये बहुत घातक बीमारी हमारे लिए आई है, और सरकारों के लिए चुनौती है। जो भी सरकार होगी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टरों की जान गई, तमाम पत्रकारों की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, सबकी जान कीमती है और सबने मेहनत की है। कोरोना वॉरियर्स की उन्हें उपाधि दी गई है। अब फिर वक्त आया है और फिर उतनी मेहनत और सतर्कता बरतनी पड़ेगी जी। अब क्या ये लॉकडाउन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, खैर अब ये लोग जानते होंगे। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में। जिस तरह से चल रहा है, सरकार कोरोना पे नियंत्रण की रोकथाम की कोशिश कर रही है, सब कुछ तो खुल चुका है। स्कूल थोड़े दिन के लिए बंद हुआ, बीच में खुला, और एक आदमी ने वीडियो डाल दिया कि कॉपी किताब खरीदवाने के लिए खोला था, फिर बंद करा दिया, और अभिभावकों को ठग गए। बच्चों के करियर खराब हो रहा है, उसके ऊपर मुकदमा हो गया, उसको पुलिस मान्यता रद्द करने जा रही है। इसी उत्तर प्रदेश में उसका स्कूल बंद हो जाएगा जी। कि धुंधमय आकाश का मौसम है मेरे देश में, और मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में, और शोर कैसा भी हो सुनने में नहीं आएगा अब, और इस कदर उल्लास का मौसम है मेरे देश में। और चुप रहो या कीर्ति गाओ, और तुमको पूरी छूट है, और अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका वीरेंद्र सिंह जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट के लिए। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट और टीका को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि ये जो दूसरी वेव है ये पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा अधिक घातक और खतरनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए क्या तैयारी की है, समीर सिंह इसके बारे में बताएंगे। गो अहेड समीर सिंह जी। देखिए ब्रजेश जी, पहले भी हमने तैयारी की थी, आगे भी हम तैयारी किए हुए हैं, और आगे भी हम अपने डॉक्टर्स के भरोसे, हम अपने पैरामेडिकल्स के स्टाफ के भरोसे, नो प्लीज, आप लोग की क्या हो जाता है? आईपी सिंह प्लीज, इसको सिर्फ समीर सिंह बोलेंगे, प्रकार से सिर्फ समीर सिंह बोलेंगे। समीर सिंह गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, हम पहले भी इसकी लड़ाई लड़े हैं, आगे भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम इस पर सफलता प्राप्त करेंगे।
और झूठे इतना झूठे जरूर प्रदेश है अध्यक्ष है, कि झूठे समाजवादी मुख्यमंत्री पार्टी हैं, के प्रवक्ता झूठे मंत्री हैं, जो चिल्ला रहे झूठे हैं, विधायक हैं इनके नेता झूठे सांसद हैं अखिलेश इनके। यादव कहते हैं कि साहब ये वैक्सीन नहीं ये लगवाएंगे। झूठे हैं, आजमगढ़ से ये सांसद हैं। इनका आज तक प्रधानमंत्री कभी झूठा है, आजमगढ़ इनका के गृह किसी मंत्री हॉस्पिटल झूठा में है, किसी को देखने भी मतलब नहीं ये गए। झूठे आजमगढ़ के रक्षा बारे में मंत्री भी है, कभी चिंता नहीं कोई की है। एक ईमानदार आदमी नहीं है, सबको ये सब सर्टिफिकेट झूठे हैं। और ये महाभ्रष्ट स्वयं लोग हैं। आजमगढ़ से आते हैं। ऐसे लोगों के हाथ अखिलेश में यादव देश की इनके नेता हुकूमत है है और ये मुंह कुछ छुपा नहीं के दे घर में सकते। बैठे हुए ये जनता का खून कन्नौज चूसेंगे। जाते हैं, ये होली मनाने सैनिटाइजर जाते पर हैं, 18% आजमगढ़ की लेंगे, जनता का हाल ये चाल लेने कफन नहीं पर जाते। लेंगे, ये बिजली दुगना बेशर्मी कर की दिए, हद तो मत ये पार करो। मौत बांटने वाले दूसरे को लोग हैं। सुनने की आदत करा लो, चिल्ला लो। अरे भाई चिल्ला तुम लो चुप भैया, रहो। चिल्ला लो। सब तुम्हारी समझ है आदत तुम्हें है। कुछ? तुम्हारे नेता कैसे की बात भी की आदत जाती है, तुम्हारी भी झूठे आदत कहीं का झूठे लोग झूठी प्रशंसा करने के लिए इस स्टूडियो में बैठे हुए हो। ये झूठी सरकार है। थैंक यू, झूठी थैंक यू। झूठ से आप लोग और इसको यही वो- राजनीतिक ये लड़ाई कह का रहे अखाड़ा थे बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मुझे बहुत कोरोना अफसोस है, काल में निकले। अफसोस हो अरे, रहा है कि आप ये लोग मुख्यमंत्री जनता के लिए बात न करके था। पॉलिटिकल और स्कोर जो सेटल लाखों करने में लगे हमारे हैं। आईपी सिंह जी, मजदूर भाई बहन आईपी सिंह जी पैदल क्या चल हो के गया आ आपको? रहे थे। ये इतना क्यों मुख्यमंत्री उत्तेजित हो रहे हैं? पिटवा रहा था, थाने थाने Thank पर you. रोक रोक कर लोग मारे जा रहे ओके, थे। समीर सिंह ये कंक्लूड झूठे करें। लोग थैंक यू। हैं। आईपी सिंह शांत हो जाएं। यस, समीर सिंह कंक्लूड करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या बात हुई है? जब तक बीच ओके, सिर्फ समीर सिंह बोलेंगे। बंद नहीं करेगा। आईपी सिंह जी, मुझे आपकी आवाज बंद करनी इसे पड़ेगी। पता होना आपको चाहिए दुख होगा, मुझे कि अगर आवाज बंद कोई करनी बात पड़ेगी। बोलता है, उसमें- ठीक, उसमें आईपी सिंह शांत नहीं हो रहे हैं, इनकी आवाज बंद की जाए। समीर सिंह बोलिए, आप कंक्लूड कीजिए। और समीर जब बोले तो उसकी हाँ, आवाज बंद करिएगा। समाजवादी ये पार्टी फेवर के आईपी सिंह की आवाज बंद की जाए। जो सिर्फ आचरण समीर है, सिंह बोलेंगे। वो बहुत ही निंदनीय है। ये इनका पागलपन जो चैनलों पर नहीं, आप भी थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल ठीक करें और डिबेट को दूसरी दिशा में मत ले। डॉक्टर को भेज विपक्ष के को बोलने नहीं देना भेज चाहिए। के- आज का जो नया भारत है, ये क्या हो रहा है भाई? करिए, सड़क इनको तक बैठाया आप करिए, तो सवाल एक नहीं इनको पूछ गोली सकते। भी खिला आप दिया करिए, सवाल पूछना जिससे इनका गुनाह है। पागलपन खत्म हो जाए। क्योंकि ये बैठेंगे तो ये अरे पागलपन भाई, करेंगे ही गोली करेंगे। तो मुख्यमंत्री इनके नेता भी योगी यही आचरण आदित्यनाथ करते खाते हैं, हैं। ये थैंक भी यू। यही आचरण दोनों की आवाज, करते दोनों को बंद किया जाए और डॉक्टर हो, सूर्यकांत के पास हो, चलते हैं। ना ना ना, मैं किसी और दिन बुलाऊंगा, आपस में लड़ लेना। डॉक्टर सूर्यकांत, वो तो अच्छी बात है कि मैं इन दोनों को वीडियो लिंक के थ्रू जोड़ के रखता हूं। कल्पना करिए कि अगर ये कभी स्टूडियो में हुए तो क्या हो सकता है। उसके लिए आपकी हमें मदद लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप दोनों कृपया शांत हो जाएं। आप मुझे बताइए कि इस वक्त सरकार को तत्काल क्या करने की आवश्यकता है? क्या हम ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और आरटीपीसीआर बढ़ाने की आवश्यकता है? यस, ये समाजवादी पार्टी को ही शोभा देता है। आप मत ये लड़िए। भारतीय जनता हम लोग पार्टी के प्रवक्ता ऐसा नहीं बहुत ही करेंगे। संवेदनशील मामले न पर बात कभी कर रहे हैं। मर्यादा प्लीज तोड़ते कॉपरेट, हैं, लेकिन मत लड़िए। समाजवादी दोनों शांत, पार्टी सिर्फ डॉक्टर सूर्यकांत बोलेंगे। देखिए, मेरा तो भाई विनम्र निवेदन है कि ये समय है बहुआयामी तरीके से और हर तरीके से एक मल्टी फोकस, मल्टी फेसेट स्ट्रेटजी बना के और किस तरह से हम जो कोरोना की दौड़ आगे जा रही है उसको हम कंट्रोल करें। और उसके लिए बहुत यही चीज है कि जो डर, जो भय, जो प्रिकॉशंस हम 2020 के मध्य में ले रहे थे, अप्रैल ऑनवर्ड्स ले रहे थे, वो उसी तरह हम जनता को जागरूक करें। और बिल्कुल सही बात है, चाहे वो राजनीतिक, चाहे वो सरकारी पार्टी हो यानी सरकार में या विपक्ष के, सभी को अब इसी समय चुनाव जरूर है पंचायत का, लेकिन उसका एक बाई प्रोडक्ट ये भी हो सकता है कि हम हर सभा में एक जरूर ये निवेदन कर दें सबकी तरफ से कि भाई मास्क लगा के आइए, घर में जाकर हाथ धोइए, बाहर आके आइए तो सैनिटाइजर लेके आइए। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम 90% अपना राजनीतिक भाषण देते हैं तो 10% हम कोरोना के बचाव के लिए भी अपने भाषण में चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। क्या हमें टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है, हमें टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है, जिससे टीका भी बढ़ाने की जरूरत है, टेस्ट भी बढ़ाने की जरूरत है, ट्रेसिंग भी बढ़ाने की जरूरत है और ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत है। और चौथा टी आपने बताया टीका, वो भी चारों टी 4 टी की जरूरत है। टीका की स्पीड हमें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। और खास तौर पर मेरा सरकार से निवेदन है कि ये जो यूथ है जो सबसे ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, इसी के कारण केसेस बढ़ रहे हैं। आज बुजुर्गों की वजह से केसेस नहीं बढ़ रहे, आज बीमार की वजह से केसेस नहीं बढ़ रहे, आज केसेस बढ़ रहे हैं वो यंग की वजह से, यूथ की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। और इसको भी प्रोटेक्शन के दायरे में लाना चाहिए और इसको भी टीकाकरण के दायरे में जल्दी से जल्दी। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी सलाह क्या है, आपका मशवरा क्या है, क्या किया जाना चाहिए ताकि हम इस बढ़ते हुए संक्रमण को तत्काल रोक पाएं? देखिए, जैसा बताया गया कि 4T
टेस्ट, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीका, इसकी स्पीड जितनी तेजी से बढ़ाई जा सकती है बढ़ानी चाहिए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख RT-PCR पर डे हो रहे थे, आज हम उस कैपेसिटी से नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या हमें इस समय नाइट लॉकडाउन की जरूरत है। मैं दिन के लॉकडाउन को नहीं कह रहा हूं, लेकिन रात को रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है, इस पर ध्यान देना होगा। जो भी इस तरह के प्रतिष्ठान है जहां पर यूथ स्पेशली हमारा ज्यादा जा रहा है काम के अलावा, उन प्रतिष्ठानों को रोक लगाने की जरूरत है। पुणे ने एक एक्सपेरिमेंट किया है डॉक्टर अग्रवाल, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक का 12 घंटे का। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि शाम को 6 बजे या 8 बजे से सुबह 8 बजे तक या 6 बजे तक का हमें लॉकडाउन करने की जरूरत है। शायद जितना जल्दी करेंगे हमें उतना जल्दा नतीजा मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये इन्फेक्शस ज्यादा है। जो भी यूथ घर में इन्फेक्शन लेके आ रहा है वो अपने घर के सारे मेंबर को इन्फेक्ट कर रहा है, चाहे उससे छोटा हो या 45 साल का हो या 60 साल का हो। तो इफेक्टिवली भले 60 साल वाला व्यक्ति इन्फेक्शन नहीं ला रहा है, लेकिन उसको इन्फेक्शन हो रहा है और वो डेंजर जोन में जा रहा है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपका चैनल बखूबी निभा रहा है कि कोरोना के प्रति अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार को अवेयरनेस को करना चाहिए। मेरे जितने राजनीतिक मित्र हैं, चाहे अपोजिशन के हों या उनके हों, सबका कैडर गांव तक, बूथ तक है। उनको अपनी एनर्जी इस समय बूथ लेवल तक लोगों को प्रेरित करने में लगानी चाहिए कि वैक्सीन लोग जाके लगवाएं, लोगों को प्रेरित करें कि मास्क को यूज करें, लोगों को प्रेरित करें कि बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलें, पार्टियां, घूमना फिरना अवॉइड करें। मुझे लगता है ये सब हम करते आए हैं, हम शिथिल हो गए हैं, वापस एक्टिवेशन के मोड में आने की जरूरत है। हम फिर से इस कोरोना को हरा सकते हैं। शुक्रिया आपका। उमाशंकर पांडे, विपक्ष के नाते आपकी सरकार को क्या सलाह है कि संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या किए जाने की तत्काल आवश्यकता है? एक अपोजिशन पार्टी के नाते आपकी क्या सुझाव है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और पूरी तेजी के साथ वैक्सीनेशन किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं, अभी डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी कि ये वैक्सीनेशन का जो सक्सेस रेट है वो 81% है, यानी कि 19% लोग, यानी कि 100 में करीब 19 लोग ऐसे होते हैं जिनको इसका कुछ साइड इफेक्ट या तमाम सारी चीज़ें सामने आती हैं, कुछ डेथ भी रिपोर्ट की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में जैसे चूंकि ब्रजेश जी मैं भी डॉक्टर हूं और हम सर्जरी में रहते थे, तो हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते थे। किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता था, उसको एक निश्चित समय तक, अरे अच्छे खासे डॉक्टर थे, किस धंधे में आ गए आप? तो ब्रजेश जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 19% केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें डेथ भी हो रही है, ऐसा जरूर कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जिनको वैक्सीनेशन हो। मैं डॉक्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं और सरकार को भी सलाह दे रहा हूं कि उनकी देखभाल की जानी चाहिए, जैसा कि मैंने रायबरेली वाले मामले में जिक्र किया कि उनकी बाद में डेथ हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ अनकंट्रोल है ब्रजेश जी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो, बेरोजगारी हो। और समीर जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि डॉक्टर्स की डेथ हो रही है, डॉक्टर्स ने जान दिया है। हां समीर जी, इस प्रदेश और देश की रक्षा के लिए डॉक्टर्स ने जान दी है, सेना ने जान दी है, बेरोजगार अपने रोजगार के लिए जान दे रहा है, यहां पर शिक्षा मित्र से लेके अनुदेशकों तक ने जान दिया है। लेकिन सरकार, अभी मुख्यमंत्री जी प्रचार से वापस आएंगे और 11 वाली वो टीम बैठ जाएगी, प्रचार शुरू हो जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर दीपाली संवेदनशील बन के लोगों के सुख दुख को समझते हुए, लास्ट बात मैं ब्रजेश जी कह रहा हूं, लेकिन भाजपा की तैयारी ब्रजेश जी पूरी है। पिछली बार तबलीगी जमात था, ये कोई ऐसा यंत्र तैयार कर लिए होंगे कि जब सेकंड वेव आएगा उसको ये दूसरे के ऊपर डाल देंगे और बाद में जैसे तबलीगी जमात को 100-200 रुपए जुर्माना करके भेज दिया और वो मीडिया में कोने में खबर छपती रही, कोने में छपर जुर्माना। थैंक यू। ये दोनों शांत रहेंगे, हम सीधे डॉक्टर दीपाली भारद्वाज के पास चलेंगे। डॉक्टर दीपाली, हमें तत्काल सरकार को क्या करने की जरूरत है? हम क्या टेस्टिंग बढ़ाएं, टीकाकरण को बढ़ाएं, हम आइसोलेशन बेड्स बढ़ाएं, हम ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएं, हम हॉस्पिटल्स तैयार करें? हमें किस प्रकार के तत्काल एक्शन की ज़रूरत है? क्योंकि जो विपत्ति आ रही है वो हमारी आपकी समझ से कहीं अधिक बड़ी है, क्योंकि यूरोप जो झेल रहा है
हम उसको 1.5-2 महीने बाद झेलते हैं, ऐसा हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है। और मुझे अब इस बात की बहुत चिंता हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश जी, मुझे तो ये लगता है कि हमें नाइट कर्फ्यू तो तुरंत लगना चाहिए, स्कूल बंद होने चाहिए, फिर से शादी में सिर्फ 50 लोग अलाउड होने चाहिए, क्रिमेशन पे सिर्फ 20, झुंडे जितने कम इकट्ठे हो उतना अच्छा है। जहाँ भी पॉलिटिकल रैली हो रही है वहाँ पे भी टीकाकरण होना चाहिए। जहाँ पे भी हमें लोग दिखते हैं, जितना ज़्यादा हम टीकाकरण बढ़ा पाएंगे, देखिए टीकाकरण आज पहली डोज हुई, दूसरी 1 महीने बाद हुई, उसकी 6 हफ्ते बाद हमारा शरीर तैयार हो गया, उसमें एंटीबॉडी हो गई है। तो जो पीक महसूस हो रहा है आज, जो अप्रैल 1 की हमारी डेट्स आ रही हैं, मई 15 के करीब हमारे यहाँ फिर से हाई अंक होंगे। तो इस वक्त हमारे टीकाकरण को हाई स्पीड पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेसिंग में हम पहले भी फेल हुए थे, तो ट्रेसिंग पे ज़्यादा मद्देनजर ना रखते हुए जितना हम टीकाकरण और बेड्स की तैयारी करेंगे, ऑक्सीजन की तैयारी करेंगे, मुझे लगता है हम ज़्यादा सफल रहेंगे। ओके, समीर सिंह, पैनल का ऐसा मानना है कि ट्रैकिंग, टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीका, इस पर आपको ज़्यादा जोर देना चाहिए। आइसोलेशन की बेड्स तैयार करनी चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आपको अलग से बंदोबस्त करना चाहिए, अपने हॉस्पिटल्स तैयार रखने चाहिए और आपको वापस अपनी कमर कस के दस्तानों के साथ तैयार होने की आवश्यकता है। आप मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को। नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, दीपाली जी ने जिस बात का उल्लेख किया है, निश्चित रूप से उन सब चीज़ों पर सरकार का ध्यान है और हम निरंतर सरकार के मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से किए हुए हैं, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है। अभी दीपाली जी ने ऑक्सीजन की बात कही, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार सरप्लस ऑक्सीजन है उत्तर प्रदेश के अंदर और हम दूसरे राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन। जिन भी चीज़ों की जरूरत होगी हम उसको पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता की हिफाजत करना हमारी प्राथमिकता है और हम सबके सहयोग से सबके साथ मिलकर आप दूसरे देश को सप्लाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, थैंक यू। आप लोग इसको राजनीतिक। डॉक्टर सूर्यकांत, क्या आपको नए स्टाफ की जरूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, पैरामेडिकल की ज़रूरत है? क्या हमें इस पर भी बारे में कुछ सोचना चाहिए? क्योंकि 1 साल से जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका भी मेंटल स्ट्रेस और उनके भी तो इश्यूज होंगे। देखिए, जैसे ही आप 100 बेड कहीं बढ़ाते हैं तो सिर्फ एक 100 बेड का वार्ड या 100 बेड ही उसमें नहीं आते हैं, उसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स, उसके साथ कंज्यूमेबल्स, उसके साथ और दूसरी चीज़ें और उसके साथ मैन पावर, ये सब चीजें आती हैं। एक्स्ट्रा मैन पावर हमें हायर करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल है। अभी देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये हुआ था कि जो जूनियर डॉक्टर्स जिनकी सेवाएं समाप्त हो रही थी, टर्म समाप्त हो रही थी, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया था। और अभी भी मुझे जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो एमडी का एग्जाम होने जा रहा है अगले महीने, तो अभी भी ये जरूरत है कि वो एग्जाम के बाद भी उनको एक अभी से सूचित कर दिया जाए कि भाई एग्जाम आप जरूर दे लीजिए। ये 25 अप्रैल 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने जा रहा है, लेकिन एग्जाम देने के बाद भी आपको सेवाएं देने की जरूरत है। जी, अभी से उनको कहने की जरूरत पड़ेगी। और जो खाली पद जूनियर डॉक्टर्स के पड़े हैं, सीनियर रेजिडेंट के पड़े हैं, वो तुरंत अविलंब वॉक इन इंटरव्यू से होने चाहिए। इसमें कोई बात नहीं। एपिडेमिक एक्ट के तहत एक बिल्कुल विशेष ऑर्डर कर देना चाहिए कि एक भी पद जूनियर डॉक्टर्स का या सीनियर डॉक्टर का खाली ना रहे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डेली बेजर पे, जैसे भी हो, वॉक इन इंटरव्यू करके इसको तुरंत भरना चाहिए। और आरटीपीसीआर कम से कम 70% किए जाए। बिल्कुल, आरटीपीसीआर 70%, ये तो यूनिवर्सल पॉलिसी है, आईसीएमआर का भी रिकमेंडेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता और ये जो भी कार्यक्रम जो लोग भी देख रहे हैं वो अत्यधिक सावधानी बरतेंगे। ये डिबेट आपके लिए है। इस डिबेट में निकले हुए जो भी सार है, जो बिंदु हैं, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, वो आपके परिवार की बेहतरी के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल और फिजिकल दोनों तरह की डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घर से निकलेंगे और हाथ लगातार धुलते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।